चलिए वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा सीएमए इंटरमीडिएट पेपर 12 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग को रेफर करने का है, तो उसका कुल मिला के पास्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर और जो स्टडी मटेरियल ये पूरे के पूरे को देखते हुए मैंने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग अगर पढ़ेंगे तो होपफुली हमारा एग्जाम के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाए। सो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी का मैराथन। अब एक छोटा सा बात, जब भी कभी एफएमडीए हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग का जब भी थ्योरी पढ़ो, ध्यान रखना वर्ड टू वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। ये लॉ नहीं है जो हम लोग को वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, और बाई चांस हम लोग को हेड पॉइंट पता है और हमें कीवर्ड्स पता है, हमारा एग्जाम में काम बन जाएगा। सो जब भी ये थ्योरी को पढ़ो, मेन कंसेप्ट को समझना, अगला हेड पॉइंट और कीवर्ड्स को याद करना, और एग्जाम के अंदर में हेड पॉइंट कीवर्ड लिखना, कंसेप्चुअली सही लिखना, पूरा अपने वर्ड में 100% पूरी मार्क्स मिलेगा, कोई झमेला नहीं है। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरी का मैराथन के साथ। अब देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम। यानी जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इसका रोल क्या है कंटेम्पररी, माने आज के दिन जो बिजनेस का इकोसिस्टम है, यानी आज के दिन जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पे हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल बनता है एक बिजनेस के अंदर में। तो देखो यहां पे कुल मिला के ना तुम लोग देखेगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 बुलेट पॉइंट है। ये 7 बुलेट पॉइंट तुम लोग को आना चाहिए, आगे अंदर में तुम लोग अपने वर्ड्स में लिख सकता है, बस कंसेप्चुअली वही लिखना। क्या लिखा है, पहला लाइन देखें। सबसे पहला बात, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है वो ऑब्वियस सा बात है, आजकल के जमाने में इतना ग्लोबलाइजेशन है कि वो भयंकर शिफ्ट हुआ है। पहले हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल बस खाली मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत एडवाइस करना, कॉस्टिंग करना, ये सब था, पर अब उससे कई ज्यादा आगे बढ़ गया। कारण क्या है, आज के दिन ग्लोबलाइजेशन है, तो उसका रोल शिफ्ट हो गया स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में। अब हम लोग पढ़ेंगे ना कुछ 2-3 क्वेश्चन बाद कि हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो आज के दिन 4th स्टेज ऑफ एवोल्यूशन चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये बात को ध्यान रखते हुए हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का 7 की रोल है। पहला, ग्लोबल कंपटीशन है, तो इसीलिए अब वो ग्लोबल कंपटीशन का मतलब क्या, आजकल के जमाने में हर एक देश हर दूसरे देश पे इंटरडिपेंडेंट है, आइदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। तो हर एक देश देखो क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, और हर जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी कम हो रहा है। कारण क्या है कस्टम ड्यूटी कम करने का, ताकि ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़ावा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। यानी आज के दिन देखो ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो रहा है। यही कारण है कि आज पुराने जमाने में जो एक कंट्री के अंदर में जो कंपटीशन था वो खाली लोकल लेवल पे था, यानी इंडिया के अंदर में खाली इंडियन प्रोड्यूसर और कंपनी के बीच में कंपटीशन था। पर भाई आज के जमाने में कंपटीशन खाली डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे है। मान लो एक प्रोडक्ट बनाना है, वो इंडिया में भी बन रहा है, अगला हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो देखो यहां पे होता क्या है, जो मेरा कंपटीशन है ये पूरा ग्लोबली हो गया। तो इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर में अब कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो भाई बेस्ट क्वालिटी रहे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहे, कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी अलॉन्ग विथ वैल्यू एनालिसिस रहे, ये सारा का सारा रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो पहला पॉइंट क्या है, ग्लोबल कंपटीशन ड्यू टू कम हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ा, कस्टमर को अब क्वालिटी चाहिए, कस्टमर को अब अगला वैल्यू चाहिए, कस्टमर को अब अपना सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये सारा का सारा चीज को इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा, पहला पॉइंट। अब मेरा अगला है चेंजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने के पहले एक रिसर्च फेज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर डिजाइन होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर डिक्लाइन होता है। तो देखो मेरा कंपनी को ना अपना कॉस्ट को ढंग से मैनेज करना चाहिए एट द डिजाइन स्टेज। और बाई चांस न्यू एनवायरनमेंट, या अगर बाई चांस कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता है, या फिर अगर बाई चांस हमारा कॉम्पिटिटर उस टाइप का प्रोडक्ट और बेटर वे में लेके आता है, तो इस तरीका से हम लोग आराम से अडेप्ट कर पा रहे हैं ना न्यू एनवायरनमेंट, चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, रिड्यूस द टाइम टू मार्केट द न्यू प्रोडक्ट। ये सारे के सारे चीज का स्ट्रैटेजी कौन बनाने वाला है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हेडिंग याद रखना, पहला ग्लोबल कंपटीशन, अगला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सब में बदलाव आ रहा है। हमारा अगला है तीसरा
एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। पहले टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, हर चीज मैन्युअली होता था, पर आजकल के जमाने में भाई टेक्नोलॉजी जिस स्पीड में चल रहा है, एंड बेस्ट या वर्स्ट पार्ट पता नहीं, एआई भी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑब्वियस अगर इतना इनोवेशन हो रहा है, इतना नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रूल रहेगा कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है इसको अडेप्ट करते हुए जो भी ग्लोबल कंपटीशन या जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, उसको फुलफिल करना। तो ये हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए एट कम कॉस्ट, जिसके द्वारा कस्टमर का भी जो सर्विस रहे वो फर्स्ट क्लास लेवल पे रहे। तो ये हमारा तीसरा आया मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। याद करते जाना पॉइंट, पहला ग्लोबल कंपटीशन, अगला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगला मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। अब मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अगला बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी। अब आईटी का मतलब क्या हुआ? अब आजकल देखो ई बिजनेस है, अगला ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स। अब भाई कुछ नहीं करना, कस्टमर के पास ऑप्शन है ऑनलाइन परचेस करने का, और ऑनलाइन परचेस करेगा वो सीधा का सीधा वेबसाइट में जाएगा, सीधा गूगल टाइप करेगा और देखेगा कि भाई वो प्रोडक्ट चाहिए और कंपेयर करेगा कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, कौन से कॉस्ट में है, क्या क्या फीचर्स है। तो भाई अगर इतना जबरदस्त आईटी बढ़ रहा है तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रूल है बाकी सब कॉम्पिटिटर्स के साथ देखते हुए कम कॉस्ट में एट अ रीजनेबल रेट बेटर क्वालिटी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करे। ये वापस से मैनेजमेंट अकाउंटेंट का अगला रोल है। तो देखो कस्टमर के पास ऑप्शन है परचेज करने का ऑनलाइन का, तो बहुत इजी है, वो कंपेयर करेगा मेरिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस वजह से मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपना रोल उस तरीका से प्ले करना है। 4 पॉइंट, पहला ग्लोबल कंपटीशन, अगला हमारा क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, अगला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब भाई बस खाली मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ाए, आईटी बढ़ाए, ग्लोबल कंपटीशन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, बस खाली और बेटर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और बेटर कस्टमर को सर्विस देने के चक्कर में एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी ध्यान देना, आज के दिन ESG4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है एक कंपनी को अपना ऑपरेट करने के लिए। यानी जब भी एक कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करेगा एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए, भाई बिजनेस कम बढ़ाना है, एकदम बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, सेल बढ़ाना है, कस्टमर को सर्विस देना है, पर जो भी करना है करो, एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। अगला बहुत ही एथिकल तरीका से होना चाहिए, क्यों अगर एथिकल है तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा, और बाई चांस अनएथिकल तरीका से एनवायरमेंट को हार्म करते हुए मान लो इस साल प्रॉफिट कमा भी लिए, पर क्वेश्चन उठता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आएगा, तो इसीलिए एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए एथिकल इश्यूज को कंप्लायंस करते हुए कस्टमर के साथ डील करना है, ताकि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तक ये टिका रहे। मेरा अगला है डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एक जमाने में हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में होता था, हर चीज रेगुलेटेड रहता था, यानी जैसा गवर्नमेंट बनाएगा बोलेगा वैसा बनाओ, और बाई चांस एक कंपनी को अपना सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करना है, जो हमारा गवर्नमेंट है वो रेगुलेटेड रहता था कि भाई तुम इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो हमारे कंपनी को ना कभी मोटिवेशन मिलता ही नहीं था कि भाई हम अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाएं ताकि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कमा पाए। कारण क्या, वो हर चीज रेगुलेटेड इंडस्ट्री में था। पर आजकल का जमाना है डीरेगुलेशन का एंड प्राइवेटाइजेशन का। इस वजह से जो प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रिस्ट्रिक्शन था, जो गवर्नमेंट दुनिया भर का टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करता था, वो सब खत्म। तो यानी अब इस केस में हर एक कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करेगा करना क्या है। तो मैनेजमेंट का अगला रूल आता है इस चीज में ढंग से मॉनिटर करना, और लास्ट में भाई जो करना है करो, इवेंचुअली जाके जो हमारा कस्टमर है इसको वैल्यू देना जरूरी है। यानी पता है कॉस्ट रिडक्शन तो भाई जो करना है वो तो करना है। अब अगला सेलिंग प्राइस भी भाई हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, पर कस्टमर वैल्यू को इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। यही कारण है आज के दिन में एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कंपनी में जो भी काम हो रहा है उसमें वैल्यू एडेड एक्टिविटी कितना है, नॉन वैल्यू कितना। जो वैल्यू एडेड है उसके लिए तो कस्टमर पैसा देगा, पर जो नॉन वैल्यू एडेड है उसके लिए कस्टमर पैसा देने को तैयार नहीं है। जाना यहां तक? चलिए, था हमारा पहला क्वेश्चन कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल आज के इकोसिस्टम में क्या रहेगा। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? एवोल्यूशन ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग हैज बीन थ्रू 4 पर्टिकुलर फेजेस। हम कुछ देर पहले बताया था 4th स्टेज चल रहा है एवोल्यूशन का। अब यहां बोला है बताओ चारों फेज में किस तरीका से मैनेजमेंट अकाउंटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहला फेज का नाम है फर्स्ट फेज, जो 1950s के पहले है।
सेकेंड फेज आता है 15 साल का 1950 से 1965। थर्ड फेज आता है 20 साल का 1965 से 1985। फोर्थ स्टेज आता है 1985 से आज के दिन तक, और ये चल रहा है। तो देखो भाई, पहला जो स्टेज था जो 1950 के पहले था, उस समय जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? कॉस्ट कैलकुलेट करना, कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल। इसे क्लासिकल एरा कहा जाता था, क्योंकि एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो भाई जो कॉस्ट कैलकुलेट करना है वो तो पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते थे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगाओ, प्रोसेस कॉस्टिंग लगाओ, अगला जॉब एंड बैच कॉस्टिंग लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाओ। तो उस समय फोकस था कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल पे। तो यानी भाई बस प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करो, इतना ही था हमारा फर्स्ट स्टेज में। फिर जब सेकेंड स्टेज आया, इससे थोड़ा बात आगे बढ़ा, 1950 से 1965। ये था इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तब नया नया चीज लेकर आए, क्या क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस लेकर आए सेकेंड स्टेज में। और सेकेंड स्टेज के अंदर में जो स्टाफ लोग का काम होता था कॉस्ट कैलकुलेट करना, उससे ऊपर बढ़ के मैनेजमेंट एक्टिविटी आया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। तो मैनेजमेंट एक्टिविटी आया रादर देन बट इन द रोल ऑफ स्टाफ। तो मेन फोकस क्या था? कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरनल एनालिसिस कर, और एक्सटर्नल वाले पे अभी भी फोकस नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? कितना कॉस्ट सोचे, कितना लगा, कितना सेल सोचे, कितना हुआ। तो इंटरनल एनालिसिस, और उसके बेसिस पे प्रॉफिट निकाल। तो मेन फोकस अभी भी इंटरनल एनालिसिस पे था, और कम अटेंशन था एक्सटर्नल पे। अब आता है मेरा तीसरा स्टेज 1965 से 1985, जो बोलता है रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। अब यहां पे मेरे को क्या करना है? जो नो वैल्यू एक्टिविटी है, दो तरह का एक्टिविटी होता है, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड। जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, इसे एलिमिनेट करो, ताकि जो फालतू में रिसोर्सेस का वेस्टेज हो रहा था वो कम से कम हो। यही वो दौर था जिस समय जापान जबरदस्त प्रोग्रेस किया। क्यों प्रोग्रेस किया? क्योंकि वो फटाफट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, ग्लोबल कंपटीशन में अपने ग्रोथ की तरह लिया। तो यहां पे कॉस्ट रिडक्शन आया, ध्यान देना, यहां पे कंट्रोल था, यहां पे रिडक्शन आया, और अगला क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी आया इस बीच में। ठीक, पहला स्टेज कॉस्ट कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल। सेकेंड स्टेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। थर्ड स्टेज में आता है कॉस्ट रिडक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिडक्शन इन वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट करो। मेरा फोर्थ स्टेज आता है वैल्यू क्रिएशन थ्रू इफेक्टिव रिसोर्स। यहां पे वो सारा चीज आया जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते थे। एग्जांपल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगला जस्ट इन टाइम, टारगेट कॉस्टिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी जितना चीज हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़े हैं वो सारा आया है फोर्थ स्टेज में। तो एग्जाम में अगर एवोल्यूशन आए तो स्टेज 1 2 3 4, और अगर बाई चांस आए रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन कंटेम्पररी बिजनेस एरा, तो यहां पर आएगा पहला 7 पॉइंट। डन है यहां तक? चलो अब अगला दो इजी टॉपिक है। पहला है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में क्या होता था? कॉस्ट का कैलकुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। याद करना पेपर 8। पेपर 12 में हम लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि भाई बिजनेस कैसे ऑपरेट करे। यहां पे कैलकुलेशन कर, यहां पे डिसीजन ले। ठीक, और मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते थे? एक बजट बना, कुछ भी हो जाए बस इस बजटेड कॉस्ट को पार मत करो। कॉस्ट अकाउंटिंग में बिजनेस को प्रिवेंट करता था इनकरिंग कॉस्ट बियॉन्ड बजट। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है कि जो तुम कॉस्ट, जो बजट सेट किया, अब ट्राई करो बजट को ही कम करने का। बजट कम करेगा तो अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगा। तो यहां पे बिगर पिक्चर ऑफ मैनेजमेंट शुड स्ट्रैटेजाइज आया। ऑब्वियस बात है, इसका स्कोप नैरो है क्योंकि खाली क्वांटिटी पे ये वैल्यू करता है। इसका स्कोप ब्रॉडर है क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पे इंपैक्ट करता है। यूनिवर्सल सेट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर में कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है। तो ये है यूनिवर्सल सेट, ये उसके एक सबसेट है। यहां पे डिसीजन मेकिंग का काम बड़ा कम है, यहां पे सारा का सारा काम ही डिसीजन मेकिंग का है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में ऑडिट करवाना पड़ता है, कोई कोई कंपनी जहां पे कॉस्ट ऑडिट होता है, जबकि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑडिट नहीं होता।
यहां पे ऑडिट होता है कुछ इंडस्ट्री में, यहां पे कोई ऑडिट नहीं होता। अब यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे निर्भर नहीं करता, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो डिसीजन लेना है वो निर्भर करता है कॉस्ट अकाउंटेंट सही कॉस्ट कैलकुलेट करके दिया ना, तो ये नॉट डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ऑब्वियस सवाल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली मैनेजमेंट का है, जबकि बाकी सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का है। क्लियर है यहां तक? चलो, ये था डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला डिफरेंस आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है भाई? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल, बैलेंस शीट, जबकि वहां पे सारा काम डिसीजन का है। यहां पे क्लासिफाई, एनालाइज, रिकॉर्ड करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहां पे सारा काम डिसीजन का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करो फाइनेंशियल अफेयर का, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्ट्रैटेजी बनाओ। ऑब्वियस सवाल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी दोनों है, यहां पे नैरो पर्सपेक्टिव है क्योंकि ओनली क्वांटिटी है। अब देखो, सेम तरह का डिफरेंस वहां भी था। मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं करता, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड करता है फाइनेंशियल वाला सही तरीका से कॉस्ट कैलकुलेट करके दिया ना। ये नॉट डिपेंडेंट है, जबकि ये डिपेंडेंट रहेगा ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग। ऑडिट करवाना जरूरी है फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर में। एक फिक्स फॉर्मेट होता है जो शेड्यूल 3 में है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई ऑडिट नहीं होता, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए, बैंक के लिए, लेंडर के लिए, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली फॉर मैनेजमेंट है। डन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 4 थ्योरी था। सो आई थिंक ये 4 में से कोई एक थ्योरी एग्जाम के अंदर में आना चाहिए। चलो, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? The basic idea justifying the use of activity-based costing and activity-based budgeting are well publicized, and the number of application has increased. यानी एबीसी और एबीएम को यूज करने का, एबीपी को यूज करने का बहुत बेनिफिट है, जो पब्लिकली लिखा हुआ है, इस वजह से बहुत लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। पर इसके बावजूद कुछ कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग से एबीसी में जाने में। अब यह बात को ध्यान रखते हुए मेरे को 2 चीज का एक्सप्लेनेशन देना है। पहला, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एबीसी को यूज करने में हेल्प करे। अगला, क्या प्रॉब्लम होता है एबीसी को करने में, यानी क्या फायदा है, क्या नुकसान, ये दोनों डिस्कस करना है। डायरेक्टली नहीं बोला, पर इनडायरेक्टली घुमाकर ये क्वेश्चन ये बात बोल रहा है। तो भाई, पहला पार्ट में हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीज करना जरूरी है एबीसी को लाने के लिए, एडवांटेज, और अगला वाला बात करेंगे क्या कहां कहां पे प्रॉब्लम आएगा। तो भाई, पहले बात करते हैं एडवांटेज का। क्या लिखा हुआ है? पहले लाइन में तो डिफाइन कर दिया एबीसी क्या है, जहां पे हम लोग याद करना टेबल बनाते थे, एक्टिविटी क्या क्या है, इसमें खर्चा क्या क्या लगा, ये खर्चा किस चीज पे डिपेंड करता है, और डिवाइड करते ही रेट पर ड्राइवर। और एक और हमारा रेट पर ड्राइवर आ गया, उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते थे टोटल ओवरहेड का। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इसका एडवांटेज क्या क्या है वो जरा देखते हैं। इट ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। पहला, जब भी कॉस्ट या ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे ये एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा। कारण क्या है? मेरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सही तरीका से हो रहा है। अब मान लो हम लोग लिखते हैं एक्टिविटी में मशीनिंग का कॉस्ट 1 लाख लगा, किस पे डिपेंड कर रहा है? 10,000 मशीन आवर पे, यानी हर घंटा मशीन चलाने पे खर्चा लगता है 10। तो भाई, ये खर्चा क्यों लगा? क्योंकि मशीन चला, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। और सिंस ये करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो डिसीजन भी करेक्ट लिया जाएगा। सही तरीका से ओवरहेड मिलेगा, सही तरीका से कॉस्ट निकलेगा, सही तरीका से सेलिंग प्राइस निकलेगा। ओवरहेड सही निकलेगा, कॉस्ट सही निकलेगा, सेलिंग प्राइस सही निकलेगा, तो यहां पे जितना भी वेस्टेज इनएफिशिएंसी वो खत्म हो जाएगा और वो सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा जिसके द्वारा एफिशिएंसी इंप्रूव हो। तो सरल भाषा में 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्यूरेट और रिलायबल है, कॉज इफेक्ट रिलेशन बताया, ओवरहेड सही बताया, कॉस्ट सही निकाला, सेलिंग प्राइस सही निकाला। अगला, जो इनएफिशिएंसी वेस्टेज है उसको हटा दिया, डिसीजन सही तरीका से लिया जाएगा। अब भाई, यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कब होगा? जब जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो नॉन स्टैंडर्ड है।
नॉन स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड तरह का प्रोडक्ट नहीं। मान लो मेरा काम है पेन बनाने का, अब पेन भी हम एक वैरायटी का नहीं 15 वैरायटी का बनाते हैं, तब उस केस में भाई ओवरहेड ढंग से हम लोग अपोर्शन नहीं कर पाएंगे। या जितना भी मेरा प्रोडक्ट है मेन वो लेबर ओरिएंटेड है, तब उस केस में एबीसी का काम नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम कब आएगा? जब मेरा नॉन स्टैंडर्ड हो, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और लेबर आर प्रिडोमिनेंट नेचर का है, उस समय वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड क्या है ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो यहां पे 3 पॉइंट को ध्यान रखना प्रॉब्लम में। मेरा पहला बात क्या है? नॉन स्टैंडर्ड रहे। अगला मेन लेबर आर पे डिपेंड करे, और अगला वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाना बड़ा मुश्किल रहे। जाने यहां तक? चलो अगला, you are the cost controller of ABC Company Limited. You are vouching for the introduction of ABC in the company, and in a meeting with other executive of the company, you said, why is using a single plant-wide allocation rate not always accurate? You are required to give your view in support of the above statement. यानी मेरे को यहां पे निकालना है कि भाई क्या पॉइंट फेवर में है ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी। अब पता है जो जो एडवांटेज है ना, तो बहुत सारा तो सेम पॉइंट आ जाएगा। एबीसी क्यों लाना है? तो भाई इसलिए लाना है क्योंकि एबीसी से फायदा है। अब एबीसी से फायदा क्या है? कॉस्ट सही निकलेगा, हम लोग ज्यादा एक्यूरेटली ओवरहेड और सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और भाई सिंगल रेट तो सबसे इनएक्यूरेट रेट है। कारण क्या? यहां पे हम लोग मान लेंगे, जैसे एग्जांपल सिंगल रेट मतलब ओवरहेड निकालते थे जहां पे बजटेड ओवरहेड को डिवाइड करते थे, एग्जांपल दे रहे हैं बजटेड लेबर आर से, और जो रेट आता था सबके लिए सेम रेट आ जाता था, और सेम रेट आता था हम लोग सेम रेट सब में बांट देते थे। पर हो सकता है कोई प्रोडक्ट के अंदर में लेबर आर से ज्यादा मशीन आर लग रहा है, किसी में डिजाइनिंग में ज्यादा काम लग रहा है, तब उस केस में जो सिंगल रेट है ना वो इस चीज को इंकॉर्पोरेट कर नहीं पाएगा, इसीलिए वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर ज्यादा एक्यूरेट पाना है, ट्रू कॉस्ट निकालना है, एबीसी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलो हमारा अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब बस 2-3 बात को ध्यान देना है हम लोग को। जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ये फॉलो करता है एक अकाउंटेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग है ये फॉलो करता है एक मैनेजर। पहला बात, जो हमारा अकाउंटेंट है उससे पूछा जाए भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा क्या लगा, वो बोलेगा फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों लगा। जबकि नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है खुद ही बता रहा है यहां पे एक प्रोडक्ट को बनाने में खाली वेरिएबल कॉस्ट लगा। तो सही तरीका से अकाउंटिंग करना है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एकदम सही है। पर अगर डिसीजन लेना है भाई एक प्रोडक्ट को कम से कम इतना में बेचे, उतना में बेचो जो मेरा बनाने का खर्चा लगा उससे ज्यादा मिल जाए, तो डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग सही है। मेरा इस सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्रोडक्ट का कॉस्ट माना गया, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट का कॉस्ट माना गया है, जबकि फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना गया है। डन? अब ये 4-5 बात को ध्यान रखते हुए डिफरेंस पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आता है, जबकि मार्जिनल में ओनली वेरिएबल कॉस्ट आता है। हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट है, जबकि मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है। अब ऑब्वियस सा बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा, अब यहां पे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगा, पर यूनिट के बढ़ने के साथ साथ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो गिरेगा। यही कारण है मेरा टोटल कॉस्ट पर यूनिट गिर जाता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो खाली वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा, तो भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, तो यहां पे कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा। डन है यहां तक? चलो अगला बारी आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? In a meeting with director finance of your company, he had pointed out that there might be some disadvantages in taking divisions as profit center.
याद करना ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, जहां पे हम लोग क्या करते थे, एक डिवीजन जब दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करता है तो अगर ये कॉस्ट पे करेगा तो ये कॉस्ट सेंटर है, अगर ये प्रॉफिट ऐड करके करेगा तो ये प्रॉफिट सेंटर है। अब ये बोलता है, एक डायरेक्टर फाइनेंस बोलता है कि भाई प्रॉफिट सेंटर बनाने में थोड़ा डिसएडवांटेज है। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द वेरियस डिसएडवांटेज इन टेकिंग डिविजन्स एज प्रॉफिट सेंटर। तो देखो, प्रॉफिट सेंटर बनाने का फायदा बहुत है। पहला, और हर एक डिवीजन प्रॉफिट सेंटर है, वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, और वो कब कमा पाएगा, जब वो कम से कम खर्चा करे। और अगर वो कम से कम खर्चा कर रहा है, यानी जो इनएफिशिएंसी वेस्टेज है वो कम कर रहा है, और अगर हर एक डिवीजन अपना वेस्टेज कम करने लगे, इनएफिशिएंसी कम करने लगे, तो इवेंचुअली फायदा तो पूरे कंपनी का है। तो हर एक डिवीजन अगर प्रॉफिट सेंटर है, फायदा तो है, पर यहां पे फायदा नहीं, डिसएडवांटेज पूछा है। अब डिसएडवांटेज भी है, क्या क्या है? पहला, और बाई चांस हमारा हर एक डिवीजन प्रॉफिट सेंटर बन जाए तो उद्देश्य क्या रहेगा हर डिवीजन का, भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, दूसरा डिवीजन गया भाड़ में। जो एक प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, जो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो तो खत्म हो जाएगा। लोग कंपीट करने लगेंगे कि भाई मेरे को ज्यादा कमाना है, ये सोचेगा हम ज्यादा कमाना है, पर भाई जबकि है दोनों एक ही कंपनी का पार्ट। अगला, टैक्सेशन के अंदर में एक कॉम्प्लिकेशन आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग का। अगला एक इशू आएगा, अगर बाई चांस कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में, तो देखना मेरा पहला बात, कॉम्पीट होने लगेगा, क्योंकि हर एक जन को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। भाई कोऑपरेशन खत्म हो जाएगा, ये तो सेम पॉइंट वापस से रिपीट हो गया। अगला, टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, हर एक डिवीजन का जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से फैसला करेगा। क्यों? क्योंकि भाई हर एक जन को अपना प्रॉफिट कमाना है। टैक्स में कॉम्प्लिकेशन आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग में, और भयंकर कंफ्यूजन होगा कि भाई डिवीजन का रिजल्ट देखे या मैनेजर का रिजल्ट देखे। तो सीधा सीधा बात, कॉम्पीट करने लगेगा, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन खत्म, ट्रांसफर प्राइसिंग में इशू आ जाएगा। और अगला, टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल गया भाड़ में, हर एक डिवीजन अपने इच्छा से काम करेगा। क्लियर है यहां तक? हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 9। एक्सप्लेन करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू ट्रांसफर प्राइसिंग। याद करना, ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारा अप्रोच था। एक था कॉस्ट अप्रोच, एक था कॉस्ट प्लस, एक था मार्केट प्राइस, एक था नेगोशिएटेड प्राइस, एक था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मान लो एक डिवीजन 1 डिवीजन 2 को अगर ट्रांसफर कर रहा है, तो वो आइडियलिस्टिकली से कितना पैसा चार्ज करेगा, जितना इसको बनाने में खर्चा लगा, वेरिएबल कॉस्ट। पर अगर मान लो हमारे डिवीजन 1 का जितना कैपेसिटी था, ये पूरा यूज हुआ है मार्केट में बेचने में। भाई इसका जितना कैपेसिटी था ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया बाजार में बेचने में। तब उस सिनेरियो में अगर बाई चांस इसको डिवीजन 2 को ट्रांसफर करना पड़ा तो ये मार्केट में नहीं बेच पाएगा, और अगर मार्केट में नहीं बेच पाएगा तो मार्केट में बेच के जो प्रॉफिट कमाता वो एक खोएगा ना। और भाई ये जितना भी रुपया खोएगा वो क्या करेगा, डिवीजन 2 को बोलेगा भाई देख तेरी वजह से मैंने ये प्रॉफिट खोया, ये पैसा भी हम तेरे से ही लेंगे। तो जितना प्रॉफिट फोरगॉन हुआ, कब अगर बाजार में बेचते तब, वो हम तेरे से लेंगे। इसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट फोरगो कर रहा है बाय फॉलोइंग वन कोर्स ऑफ एक्शन, डिवीजन 2 को ट्रांसफर करके, रादर देन मार्केट में बेचने से। यानी अगर गुड्स को इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो देखो ये कुछ खोया ना प्रॉफिट, जो एक्सटर्नल बाजार में सेल करके आता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट उसी ट्रांसफर प्राइस को सेट करते हैं ताकि जितना प्रॉफिट खोए एटलीस्ट वो सामने वाले से रिकवर कर पाए। डन है क्वेश्चन नंबर 9। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है क्वेश्चन 10? In a cost conference, the speaker discussing budget and standard cost made the following statement. तुम लोग रियलाइज करो इस टाइप का क्वेश्चन लोग बड़ा घुमा फिरा के बनाता है, पर इवेंचुअली जाके क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। अब गया बाढ़ में क्या लिखा है? आइडेंटिफाइड डिफरेंस बिटवीन बजट स्टैंडर्ड।
एंड सिमिलरिटी बिटवीन बजट स्टैंडर्ड। अब जो शुरू में लिखा है वो बस खाली ज्ञान है, पढ़े क्या है। बजट एंड स्टैंडर्ड आर नॉट द सेम थिंग, उसका अलग पर्पस है और सेटअप किया जाता है, यूज किया जाता है अलग तरीका से, स्टिल दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ये एक स्टेटमेंट को एक जन मार के चला गया। अब मेरे को बताना है डिफरेंस बिटवीन बजट स्टैंडर्ड क्या, सिमिलैरिटी बिटवीन बजट स्टैंडर्ड क्या। तो पहले एक बार बात करते हैं डिफरेंसेस का, फिर उसके बाद बात करेंगे सिमिलैरिटीज का। पहले जरा देखिए डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला बात, मेरा बजट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, मेन प्लानिंग करते हैं। बजट सेट हुआ, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, भाई इतना बजट है तेरे को इसे पूरा करना है, और बाद में कुछ टाइम में देखेंगे जो सेट किया गया स्टैंडर्ड उतना ये पूरा कर रहा है ना। यानी पहले प्लान किए और बाद में कंट्रोल किए। ठीक, यहां पे होता क्या है, एक टारगेट सेट किया गया और बाद में एक्चुअल में को कंपेयर करेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ, भाई पूरा हुआ ना। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए पर बाद में डिटरमाइन करते हैं कितना एफिशिएंटली कौन ऑपरेट कर रहा है। यानी हमारा बजट के अंदर में बस खाली स्टैंडर्ड सेट किया गया, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जरूरी होता है कि हम लोग वापस से अगले साल बजट बनाएं तो स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए बनाएं। तो यहां पे ओनली प्लानिंग कंट्रोल था और बाद में कंपेयर करो, जबकि यहां पे कौन कितना एफिशिएंटली काम किया वो भी देखते हैं। मान लो मटेरियल रेट वेरिएंस फेवरेबल आया तो परचेज डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स आया मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इनएफिशिएंटली काम किया, और लेबर एफिशिएंसी फेवरेबल आया तो इट्स अ गुड साइन। तो यानी यहां पे कितना एफिशिएंटली काम किया वो भी देखते हैं। अगला, जब बजट बनता है, ये बनता है पूरे के पूरे कंपनी का एक साथ, फॉर द कंसर्न एज अ होल। कंसर्न मतलब पूरा फैक्ट्री या कंपनी एज अ होल। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनता है एक प्रोडक्ट का। याद करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते थे फॉर 1 यूनिट, फिर मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल आउटपुट, तो मिलता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये पूरे कंपनी का मिला, ये एक प्रोडक्ट का बना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूनिट कंसेप्ट को यूज करते हैं। यूनिट मतलब पर यूनिट कितना लगना चाहिए, फिर एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या लगा। जबकि बजट के अंदर में टोटल किया गया। बजट जब बनाते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि भाई पास्ट में क्या हुआ, उसके बेसिस में फ्यूचर क्या होना चाहिए। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। प्रोडक्शन वाला बोलेगा एक यूनिट को बनाने में कितना केजी लगेगा, कितना आर लगेगा। परचेज वाला और एचआर वाला बोलेगा स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए। तो बजट बनता है पास्ट पे, स्टैंडर्ड बनता है टेक्निकल असेसमेंट पे। पर ऑब्वियस सा बात है, बजटरी कंट्रोल का स्कोप वाइडर रहेगा क्योंकि वो टोटालिटी पूरे कंपनी का है, जबकि स्टैंडर्ड होता है खाली खर्चे का। मटेरियल वेरिएंस क्या, लेबर वेरिएंस क्या, ओवरहेड वेरिएंस क्या, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं, इसको कैश कितना आया कितना गया उससे मतलब नहीं, पर बजट को मतलब रहता है। तो ये सब हुआ मेन डिफरेंसेस। हालांकि कुछ सिमिलैरिटी भी है। पहला, बजट हो या स्टैंडर्ड, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्री डिटरमाइन एक्सपेंस करना। प्री डिटरमाइन मतलब पहले से डिटरमाइन कर एक्सपेंस क्या होना चाहिए। अगला, जो मेरा दोनों ही है वो कंसिडर करता है डिपार्टमेंटल एक्सपेंस, जैसे कि अकाउंट्स एज देयर सब अकाउंट्स। यानी वो सीधा डिटरमाइन करता है भाई एक स्पेसिफिक यूजर को कितना खर्चा करना चाहिए। बाद में डिफरेंस आएगा जिसका इन्वेस्टिगेशन करेगा दोनों ही जन। नेक्स्ट, तीसरा सिमिलरिटी है, दोनों अज्यूम करता है जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। अब जो मेरा खर्चा अनकंट्रोलेबल है, भाई तुम बजट बना भी दिया और मेरे हाथ में ही नहीं है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे क्या। बजट बना दिए, अब जो मेरा खर्चा हाथ में नहीं है उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस निकालेंगे क्या। यानी दोनों ही होता है खाली कंट्रोलेबल चीजों के लिए। और दोनों केस में क्या करते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट निकालते हैं देखने के लिए, बजट के कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ, देखते हैं खर्चा ज्यादा लगाया कम, और बाद में कंपेयर करते हैं। क्लियर है यहां तक। सो ये था हमारा बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये भी हम लोग जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे
यहां सबसे पहले बजट बनाते हैं, स्टेप 1। अगला किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई तुमको ये बजट पूरा करना है, स्टेप 2। और बाद में लगातार कंपेयर करते हैं एक्चुअल को बजटेड के साथ, स्टेप 3, ताकि हम लोग एक्शन ले पाए कि भाई मेरा जो पॉलिसी था वो पूरा हुआ या नहीं, या फिर मेरे को वापस से उस बजट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहला बात बजट सेट किए, अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए, तीसरा कंटिन्यूअस कंपैरिजन किया एक्चुअल को स्टैंडर्ड के बजट के साथ, अगला एक्शन लेंगे कि ऑब्जेक्टिव वो उस बजट का पूरा हुआ या नहीं, नहीं तो उस बजट को वापस से रिवाइज करेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, भाई बजटरी कंट्रोल बजट क्यों बनाए, बनाने का फायदा क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बनाने का फायदा क्या है, देखो यहां पे 6 बुलेट पॉइंट है, और ये वही 6 जो हम लोग क्लास 11-12 में जो बीएसटी में पढ़ते थे। पहला है प्लानिंग करना, कि फ्यूचर में क्या करना है उसका प्लानिंग करना, हेडिंग को याद करना, अंदर का अपने वर्ड में लिखना, प्लानिंग। मेरा अगला क्या रहता था, कोऑर्डिनेशन। एक और बजट बन गया, बाद में हर एक डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इस बजट को पूरा करने के लिए। मेरा तीसरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। भाई एक और बजट बन गया, जिसने बजट अचीव कर लिया, जिसने टारगेट अचीव कर लिया वो सक्सेसफुल है, जिसने टारगेट अचीव नहीं किया फेलियर। मेरा अगला है मोटिवेशन। भाई जो भी नया मैनेजर है उसको ये मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा कि जो भी बजट बनाया मेरे को उसको अचीव करना है, वो अचीव करते ही उसको बोनस मिलेगा। मेरा अगला है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। कम्युनिकेशन मतलब क्या, एक बार बजट बना दिया गया, अब हर एक जन को कम्युनिकेट किया जाएगा कि इसको पूरा करना है। कंट्रोल मतलब बजट बनाने के बाद ये बजट अचीव हुआ ना, कंपेयर करेंगे ताकि हम लोग उस कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। तो पहला क्या है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रोल। एक पी है, 3 सी से है, 2 एम से है, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस एंड मोटिवेशन। डन। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एनालाइज करना है इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। रेवेन्यू सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। पहला बात, रेवेन्यू सेंटर का मतलब क्या होता है, वो डिपार्टमेंट जिसको ऑब्जेक्टिव दिया गया, जिसको टारगेट दिया गया, तुमको भाई खाली रेवेन्यू कमा कर देना है, खाली सेल करके देना है। वो जनरली कौन रहेगा, मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट। तो उसके लिए टारगेट सेट किया गया, तुमको इतना रेवेन्यू अचीव करना है, उसको रेवेन्यू अचीव करना पड़ेगा। वो होता है रेवेन्यू सेंटर। उसका एकमात्र चीज है भाई तुम खाली रेवेन्यू कमा कर दे। तो स्टैंडर्ड रेवेन्यू सेट किया गया, एक्चुअल रेवेन्यू कितना अचीव किया वो देखेगा। मेरा अगला होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब क्या, सेल करके जो मेरे कंपनी के साल के एंड में कुछ सरप्लस या प्रॉफिट बचता है, अब इसको कहीं पे ढंग की जगह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आरओआई मैक्सिमाइज हो पाए। जब ये ढंग से इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है ना, जिसके द्वारा आरओआई या आरआई मैक्सिमम हो, ये डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो मेरा रेवेन्यू सेंटर क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट जिसका ऑब्जेक्टिव है खाली एक रेवेन्यू जनरेट करना, उसका एक से रेवेन्यू जनरेट करना। सेलिंग प्राइस क्या होगा, खर्चा क्या लगेगा, इससे मतलब नहीं है, बस खाली रेवेन्यू कमा के दे। तब यहां पे मैनेजर को पास एक ही चीज का कंट्रोल है, वो क्या है, रेवेन्यू। यहां पे कंपेयर करेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था विद बजटेड परफॉर्मेंस, और देखेगा वेरिएंस कितना आया। अब भाई जो भी मेरा डिफरेंस आएगा उसका कारण आइदर वॉल्यूम ऑफ हो सकता है या सेलिंग प्राइस। तब इस केस में वॉल्यूम और सेलिंग प्राइस का हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे। अगला होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे हमारा वो यूनिट है जहां मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है खाली क्या चीज के लिए, रेवेन्यू और एक्सपेंस को माइनस करके जो पैसा आया वो कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। कारण क्या, कंज्यूमर फटाफट चेंज हो रहा है, मार्केट फटाफट चेंज हो रहा है, नया नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तब इस केस में इसको करना क्या है, उस जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे आरओआई एंड आरआई मैक्सिमम हो सके। डन है यहां तक। चलो हमारा अगला है लर्निंग कर्व का जो चैप्टर है उस पे क्वेश्चन। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का क्या लिमिटेशन है, क्या प्रॉब्लम है। ध्यान देना, लर्निंग कर्व खाली उस इंडस्ट्री में लगता है जहां पे लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री रहे। लर्निंग कर्व का मतलब क्या था, पहला यूनिट को बनाने में अगर 100 घंटा लगा तो सेकेंड यूनिट में लेबर अगर काम करेगा तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा है, एक ही चीज बार बार करेगा तो एवरेज टाइम पर यूनिट गिरेगा। अब जब यूनिट डबल होगा तो वापस से और गिरेगा, यूनिट डबल होगा तो एवरेज टाइम वापस से गिरेगा। यानी ध्यान देना, ये खाली उसी इंडस्ट्री में अप्लाई करेगा जहां पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है।
तभी वो बार बार रिपीटेशन करेगा तो काम होगा। पर अगर वो इंडस्ट्री जहां पे मशीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां लर्निंग कर्व का कोई काम नहीं है। अगला एक लिमिटेशन है, हम लोग लर्निंग रेट को फिक्स मानते हैं, मान लो एग्जांपल 90% 80%, पर जरूरी नहीं है वो हमेशा 90-80% रहे। शुरुआत में लर्निंग रेट माइट भी ज्यादा रहे, उसके बाद थोड़ा कम हो जाए या वाइस वर्सा। तो देखो, लर्निंग रेट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। रियल लाइफ में लर्निंग रेट जनरली डिक्लाइन होता है। ठीक, अगला, अब हम लोग क्या मानते हैं भाई, जो भी मेरा टाइम कम लगा सेकेंड यूनिट को बनाने में या फोर्थ यूनिट को बनाने में, वो एक्सपीरियंस की वजह से लगा। पर जरूरी नहीं है, काफी हो सकता है हम लोग नए लेबर को लेकर आए जो एफिशिएंट वर्कर था, नए लेबर को लाए या नया तरह का प्रोडक्ट बनाए या कोई भी और फैक्टर, एक अच्छा मशीन लेके आए जिससे एफिशिएंसी बढ़ गया। तो लर्निंग का तो उस चीज को मेजर नहीं कर पाएगा ना। तो 3 लिमिटेशन है मेरा। पहला, ये लेबर इंडस्ट्री में अप्लाई करेगा, लेबर इंटेंसिव। अगला, लर्निंग रेट को सेम माना गया जो रियल लाइफ में शायद ना हो। तीसरा, और भी फैक्टर हो सकता है, लेबर मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स एंड अदर फैक्टर। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग कर्व, और बताओ इसका एप्लीकेशंस कहां कहां पे होता है। तो यहां पे डिस्कस किया लर्निंग कर्व का प्रॉब्लम या लिमिटेशन, यहां पे ये होता क्या है एंड एप्लीकेशन कहां कहां होता है। पहला बात, और मेरा लर्निंग कर्व क्या बताता है कि नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ एवरेज टाइम पर यूनिट एंड एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट धीरे धीरे रिड्यूस होता है। और वो किस पे डिपेंड करता है, लर्निंग रेट क्या चल रहा है। तो यहां पे बताता है किस तरीका से लेबर आवर पर यूनिट रिड्यूस होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा। कारण क्या, वर्कर एक्सपर्ट बन रहा है, वर्कर लर्न कर रहा है, वर्कर का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, इसीलिए लेबर आवर एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगा। इसका एप्लीकेशन कहां कहां पे होता है। पहला बात, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ। अगला, पहला यूनिट को बनाने में ज्यादा टाइम लगा, खर्चा ज्यादा लगा। सेकंड यूनिट को बनाने में टाइम कम लगा, खर्चा कम लगेगा। फोर्थ यूनिट को बनाने में टाइम और कम लगा, खर्चा और कम लगेगा। तो कॉस्ट कितना लगेगा हर अगले अगले यूनिट को बनाने में, अगले ऑर्डर के लिए मेरा प्राइस क्या रहेगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क शेड्यूलिंग, यानी भाई हर एक यूनिट को बनाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा। मान लो एक कस्टमर आया, कस्टमर आके मेरे को बोलता है मेरे को एक गुड्स चाहिए, एग्जांपल देते हैं 31 जुलाई। अब जितना भी यूनिट बनाना है उसके लिए समय क्या लगेगा, वो लर्निंग कर्व के बेसिस पे निकाल पाएंगे ना। तो हम कब तक अपना काम शुरू करें कि हम उसको डिलीवरी कर पाएगा आराम से। तो ये वर्क शेड्यूल के अंदर में भी वो हेल्प करता है। और अगला, स्टैंडर्ड को सेट करने में हेल्प करेगा। अगर कोई वर्कर बहुत एफिशिएंट है तो स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट धीरे कम हो जाएगा। अगर एक नया नया वर्कर है, स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट ज्यादा रहेगा। सो ये एप्लीकेशन है, पहला एफिशिएंसी मेजर करने में, अगला कॉस्ट निकालने में, तीसरा वर्क शेड्यूलिंग में एंड स्टैंडर्ड को सेट करने में। चलो, और मेरा अगला है रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नॉर्मल बात है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे टॉप मैनेजमेंट सारा काम खुद ना करके, सारा डिसीजन खुद ना लेके, सारा काम खुद ना एग्जीक्यूट करके वो क्या करे, डिसेंट्रलाइज कर दे, डेलीगेट कर दे। डेलीगेट करे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, डेलीगेट करे उसके पास पावर भी, राइट भी, अथॉरिटी भी। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, मेन काम को धीरे धीरे सारे के सारे सब यूनिट में बांट दिए और मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, भाई तुम काम कर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है भाई, पावर देना अलग बात है, अथॉरिटी देना अलग बात है, पर जिसके पास पावर अथॉरिटी है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो जिसको जो काम दिया गया है वैसे मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना। यानी एक बजट बना दिया, अब बाद में उसको एक्चुअल में अचीव करना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का ऑब्जेक्टिव है। अब ये रेवेन्यू का भी हो सकता है, कॉस्ट का भी हो सकता है। तो यानी सबसे पहला बात, डिसेंट्रलाइजेशन में पहले सब यूनिट में डेलीगेट किए ताकि एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम हो, परफॉर्म हो पाए। एक बार डेलीगेशन हुआ, बजट सेट हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको मेजर करेंगे बजट को एक्चुअल के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाउ विल यू यूज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब एक 2 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है, ईवीपीआई।
हमारा ईवीपीआई क्या है? वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक कंपनी पे करने को तैयार है अगर उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए एक अनसर्टेन सिचुएशन में। यानी मान लो मेरे को एक डिसीजन लेना है जहां पे थोड़ा अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी के बेसिस पे हम निकाले कि यार अगर कोई चीज मेरे फेवरेबल हो गया तो प्रॉफिट आ जाएगा, और बाई चांस ये अनफेवरेबल हुआ तो लॉस आ जाएगा। अब बेचारा बड़ा अनसर्टेनिटी में चल रहा है, यार हम क्या करें, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है कि भाई अब मेरे को अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि ये अनसर्टेन नहीं हो के सर्टेन हो जाए, तो ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन को पाने के लिए कुछ खर्चा लगेगा ना। तो मैक्सिमम कितना अमाउंट देने को तैयार है ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी कितना मैक्सिमम अमाउंट देने को हम तैयार है एडिशनल इंफॉर्मेशन पाने के लिए अनसर्टेनिटी में। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिसीजन इफ द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन माइनस कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मालूम मेरे हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 500 या लेट्स से लॉस आ रहा है 100, और इंफॉर्मेशन है तो मान लो मेरे को लग रहा है प्रॉफिट कमाएंगे 100, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 200 रुपया। तो मैक्सिमम 200 ही रुपया देने को तैयार है। चलो उससे ज्यादा दिए तो भैया हम ज्यादा दे देंगे ज्यादा, और उससे ज्यादा हम कमा नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिसीजन थ्योरी एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू अदर थ्योरी। अब देखो भैया, मेरे को हर एक जगह में कंपनी को सुबह से शाम डे इन डे आउट बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहां पे वो किस तरीका से कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है, जो कुल मिला के 6 स्टेप है जो यहां पर लिखा हुआ है। 6 स्टेप क्या है? पहला, आइडेंटिफाई करो भाई डिसीजन लेना कौन सा है, कौन सा डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या हो सकता है? बाय और मेक, खुद बनाए या सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे, एक्सपोर्ट करे या ना करे, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, एक डिवीजन को क्लोज कर दे या कंटिन्यू करे, मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या कोट करे। तो अनगिनत डिसीजन मेकिंग रहता है। तो पहले आइडेंटिफाई करो डिसीजन लेना कौन सा है। अब ये डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करो। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब कंपनी के अंदर से, एक्सटर्नली मतलब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या डिसीजन ले, अगला इंफॉर्मेशन को गैदर करो इंटरनली या एक्सटर्नली। अब एक बार सब इंफॉर्मेशन आ गया, उसके बाद आइडेंटिफाई करो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब एक बार ये 3 ऑप्शन देख लिए, उसके बाद मेरे को क्या करना है? तीनों के अंदर में बेस्ट जो ऑप्शन है, पूरे नॉलेज इमोशंस को लगाते हुए मेरे को एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। कंसिडर दी एविडेंस, सारे एविडेंस को देखते हुए एक को सिलेक्ट करो, और एक बार सिलेक्ट कर लिए उसके बाद एक्शन लो कि भाई मैंने अपना डिसीजन ले लिया, अब चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ऐसा नहीं एग्जीक्यूट कर लिया और बस भूल गए। अब एक बार एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है, उसके बाद इसको कुछ कुछ दिन में रिव्यू करो कि भाई जो मैंने डिसीजन लिया वो सही था या नहीं। अब हो सकता है वो डिसीजन गलत था, तो उस केस में तो लॉस हो गया, पर अगर आगे फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन लेने का बारी आए तो एटलीस्ट ये चीज तो पता रहे कि अगले बार मेरे को किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो अगला रिव्यू ऑफ डिसीजन, एक और डिसीजन ले लिया उसके बाद इवैल्यूएट करो कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ। अब ऐसे डिसीजन को लेने के लिए मेरे पास बहुत तरह का टेक्निक है जो डिसीजन थ्योरी में पढ़ते थे। याद होगा मिनीमैक्स था, मैक्सिमम था, सैवेज अप्रोच था और हर्विस अप्रोच था, बहुत कुछ था, प्रोबेबिलिटी था, ये सब कुछ। तो बहुत सारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिसीजन थ्योरी यूज करते हैं। मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, मार्केटर, डेटा एनालिस्ट, ये लोग बहुत तरह का थ्योरी देकर गए हैं। मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग। भाई अनसर्टेनिटी का मतलब होता क्या है?
अब देखो मेरा अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज मेरे को डिसीजन लेना है और फ्यूचर मेरे को नहीं पता। फ्यूचर एग्जैक्ट पता है तो सर्टेन है। अब देखो जब हम लोग भी अपना पढ़ाई करना शुरू किया था सीए में इंटर का, तो कितना मार्क्स आएगा ये अनसर्टेन है। कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को बता नहीं सकता कि कितना आने वाला है। दिस इज अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। तो ये मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अगर नोन है डिसीजन मेकर के पास तो भाई घबराने का जरूरत नहीं है, तब वो सर्टेनिटी है। पर अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, तब इस केस में इसे क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी, और वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है। अब सीधा सीधा बात है, मान लो मिस्टर ए गया कैसीनो में, वो डाइस रोल किया, बोलता है अगर बाई चांस 6 आया तो ये, इफ द रिजल्ट इज 6 मिस्टर इज गोइंग टू लूज ₹100। अगर 6 आया तो ₹100 उसका चला जाएगा। अब भाई 6 आएगा ही नहीं आएगा, फ्यूचर में मेरे को क्या होता है, तो अनसर्टेन है। तब इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने का प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 6। पर वही डाइस किस तरीका से बना है, अगर लिखा रहे डाई जो है वो 10 साइडेड है, तब इस केस में 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब इस चीज को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। अब अगला, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। अब एक बात बताते हैं, ऊपर में था मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पहला क्वेश्चन जो था क्या रहेगा, कंटेम्पररी बिजनेस इकोसिस्टम में। कंटेम्पररी वर्ड यूज करता है वो बोलना, अगर मॉडर्न बिजनेस वर्ड बोले तो ये बोलना। और भाई इसका खाली हेडिंग याद रखना, ये एग्जैक्ट वही है जो कुछ देर पहले पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, टैक्स को चेक करना, ये सब जानते हैं। प्लानिंग एंड अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, अगला इवैल्यूएशन, और जो लास्ट का 3-4 पॉइंट है तुम लोगों को याद रखना है, टैक्स का पेमेंट ढंग से हुआ ना, एक्सटर्नल इफेक्ट को इवैल्यूएट करो, इकोनॉमिक अप्रेजल एंड असेट प्रोटेक्शन। सो जब हम लोग ने अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी पढ़ा था, उस समय भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। ठीक, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेटिंग, 4-5 नॉर्मल ज्ञान, टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल इफेक्ट, असेट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक अप्रेजल। ओनली हेड पॉइंट लिखना, बाकी अंदर का अपने वर्ड्स में। अब ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डिस्क्राइब द 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। जब भी कभी क्वेश्चन आता है बैलेंस स्कोर कार्ड का, मेरे को 4 पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए आंसर देना है। वो 4 पर्सपेक्टिव क्या है, एक और फटाफट डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पर्सपेक्टिव देखो क्या लिखा हुआ है, वो है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। पहले 4 पर्सपेक्टिव का नाम सुनना, यानी कोई भी डिसीजन लेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड लगाते हुए तो 4 चीज को ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना है, या अपना एनालिसिस या स्ट्रैटेजी बनाना है। पहला हमारा फाइनेंशियल, अगला हमारा कस्टमर, अगला हमारा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, और लास्ट में लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो हमारा पहला कौन सा है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव मतलब क्या, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो प्रॉफिटेबल है ना। अगला कॉस्ट रिडक्शन करना है कॉम्पिटिटर से, कॉस्ट एंड सेल्स ग्रोथ होना जरूरी है। ये मेरा आता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में। तो क्या क्या पॉइंट आया है, कॉस्ट, अगला सेल्स एंड प्रॉफिट, अगला रिटर्न और इनकम अच्छा कमाएना, ऑपरेटिंग का मतलब ईबीआईटी अच्छा कमाएना। मेरा अगला आता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव मतलब क्या, सही मार्केट सेगमेंट में हम टारगेट कर रहे हैं ना, मेरा न्यू कस्टमर्स आ रहा है ना, और हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है ना। ये मेरा होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। तो मेरा पहला क्या था, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, आरओआई, ईबीआईटी। मेरा अगला क्या है, कस्टमर पर्सपेक्टिव, मार्केट सेगमेंट सही तरीका से टारगेट कर रहे हैं ना, न्यू कस्टमर आ रहा है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना। अब अगला आता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, यानी बिजनेस के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंटरनली सब सही चल रहा है ना। इसके अंदर में देखिएगा 3 सब बुलेट पॉइंट आता है, इनोवेशन। भाई नया नया प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, इनोवेट करते हुए एट लोअर कॉस्ट, इनोवेट करते हुए एट लोअर कॉस्ट, नया टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, इनोवेशन। अब एक बार इनोवेट हो गया, उसके बाद भाई ऑपरेशन सही से होना चाहिए, प्रोडक्शन सही हो रहा है ना, ढंग का क्वालिटी बन रहा है ना, टाइमली डिलीवर हो रहा है ना, जो मेरा डिलीवरी डेट बोला गया उसको हम कमिट कर रहे हैं ना। तो भाई पहले इनोवेट कर,
बाद में उसको ढंग से ऑपरेट कर, कैसे? इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, रिड्यूसिंग डिलीवरी टाइम टू कस्टमर, जो डिलीवरी डेट है उसमें पूरा हुआ ना। और एक बार ये हो गया, उसके बाद सेल करने के बाद पोस्ट सेल सर्विसेज हम ढंग से दे रहे हैं ना अपने कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए। तो पहला है फाइनेंशियल, मेरा अगला है कस्टमर, मेरा तीसरा है इंटरनल बिजनेस, जिसमें 3 चीज आया, पहले प्रोडक्ट को बनाओ, इनोवेशन, अगला ऑपरेट करो, लास्ट में आफ्टर सेल सपोर्ट, और लास्ट में हमारा है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव मतलब क्या? एक और जो एम्प्लॉय आ गए, एक मिनट, ये चल नहीं रहा है मेरा पेन, ठीक है, हाँ। जो मेरा अगला है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कि भाई एक और एम्प्लॉय लोग आए हैं, अब इनका जो स्किल सेट था ये लगातार इंप्रूव होता रहे, आज उनका कैपेबिलिटी है, जो एक्सपर्टीज है वो लगातार बढ़ता रहे। तो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, स्किल बढ़ाना एजुकेशन के द्वारा। अगला है इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटी, आईटी को लगातार इंप्रूव करो, तभी भाई हम लोग आगे फ्यूचर में ग्रो कर पाएंगे। अगला एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स एम्प्लॉय के अंदर में। सो ये था हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल ग्रोथ के अंदर इंटरनल बिजनेस में 3, इनोवेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, आफ्टर सेल सर्विस, और अगला लर्निंग ग्रोथ के अंदर में एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 21। अब देखो ऐसा ना एग्जाम में क्वेश्चन आता था, शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, ये 4 में से कोई 3 पूछता था, 4-4 मार्क का, या 3-3 नंबर का, या 2-2 नंबर का, कैसा ही पूछता था। हमारा पहला क्या लिखा हुआ है? की फैक्टर। की फैक्टर का एक और नाम होता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का एक और नाम होता है बॉटलनेक। तो देखो की फैक्टर क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर जो हमारे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने से रोकता है। अब जनरली क्या रहता है लिमिटिंग फैक्टर? लेबर आर का शॉर्टेज, मशीन आर का शॉर्टेज, डिमांड का शॉर्टेज, जो हमारा कैपेसिटी है उसका शॉर्टेज, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड का शॉर्टेज। तो ये सारा का सारा मेरा क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर सेल वॉल्यूम, प्रोडक्शन, लेबर, मटेरियल, कुछ भी, वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल है तो लिमिटिंग फैक्टर नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है तो रॉ मटेरियल लेबर का सप्लाई हो जाएगा। तब ऑब्वियस सा बात है मेरे को यहां पे निकालना क्या पड़ता है? 3 स्टेप में काम करते थे, याद करना। स्टेप 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टेप 2 लिमिटिंग फैक्टर कितना लग रहा है पर यूनिट, और डिवाइड करके स्टेप 3 कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। और जिसका रैंक 1 आया वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगा, जिसका रैंक 2 आया वो मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी बनेगा, इस तरीका से। मेरा अगला है स्टेप्स इन्वॉल्व इन जीरो बेस्ड बजटिंग। पहला बात उठता है जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या? मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? जहां पे हम लोग बजट बनाते हैं बिना कोई बेस यूज किए। जीरो बेस, देयर इज नो बेस। जनरली हम लोग जब बजट बनाते हैं पास्ट को ध्यान रखते हुए फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, पर नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी कोई बेस नहीं है मेरे पास। हर साल मेरे को नए सिरे से बजट बनाना है। जनरली कहां पर होता है? गवर्नमेंट या पीएसयूज में, गवर्नमेंट में होता है। अब मान लो कोई एक साल एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो भाई नए सिरे से एजुकेशन का बजट बना। कोई साल में डिफेंस को बढ़ावा देना है, उस साल बजट डिफेंस का बना। कोई साल में हेल्थ केयर को बढ़ावा देना है, हेल्थ केयर का बजट बना। तो इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें स्टेप क्या होता है? पहला आइडेंटिफाई करना है क्या क्या डिसीजन यूनिट है, यानी क्या क्या एक्टिविटी है जिस चीज के लिए मुझे बजट बनाना है। ठीक, अब एक बार दिखा लिए, उसके बाद मेरे को प्रिपेयर करना है, डेवलप करना है डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेजेस मतलब हर एक्टिविटी में मेरा कितना 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 खर्चा लगेगा, और इवैल्यूएट करना है इस साल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या। तो पहले इवैल्यूएट करना है, रैंक नहीं करना है कि भाई मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, उसको अप्रूव करेंगे, बाकी डिसअप्रूव हो जाएगा। अब एक बार रैंकिंग दे दिए, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम फंड उस रैंक 1 में लगाने का, और बाद में उसका अप्रूवल लेंगे, और बाद में पैसा उसमें सही में फंड करके लगा देंगे। ठीक, तो पहला स्टेप डिसीजन यूनिट क्या, अगला स्टेप डिसीजन पैकेजेस क्या, अगला रैंकिंग देंगे, बाद में उसे अप्रूव करके फंड वहां पर एलोकेट कर देंगे। क्लियर है? मेरा तीसरा है स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जनरल प्रिंसिपल वेरी इजी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग पहले से डिटरमाइन करते हैं डेटा रिलेटिंग टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड।
स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते हैं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का, स्टैंडर्ड हो गया। बाद में कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ वेरिएंस निकालने के लिए। एक और वेरिएंस आया, बाद में एनालाइज करते हैं इसमें क्वांटिटी वेरिएंस कितना, रेट वेरिएंस कितना, ताकि हम लोग जवाब मांग सके। फिर आगे एनालिसिस ऑफ करते हैं वेरिएंसेस ताकि एक्शन ले सके। यानी जो 4 स्टेप करते थे, पहला स्टैंडर्ड सेट कर, अगला एक्चुअल के साथ कंपेयर कर, तीसरा वेरिएंस निकाल, बाद में एनालिसिस कर। वेरी इजी। मेरा आखिरी एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है, प्रॉफिट वेरिएंस। प्रॉफिट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड में प्रॉफिट क्या था माइनस एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया। अब जो मेरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट है ये कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड में कितना यूनिट सोचे थे इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, एक्चुअल में कितना यूनिट बेचे इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ध्यान देना, कॉस्ट दोनों जगह स्टैंडर्ड होता है। तो यहां पे निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्रॉफिट। फिर इसका 2 हिस्सा होता है, एक प्राइस वेरिएंस, एक क्वांटिटी वेरिएंस। दोनों का फॉर्मूला यहां पर लिखकर दिया हुआ है। डन है यहां तक। मेरा अगला है क्वेश्चन 22, प्री रिक्विजिट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मेरा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है, और बाई चांस मेरी कंपनी है जिसमें बहुत सारा फैक्ट्रीज है, और बहुत सारा फैक्ट्री है, तो हर एक फैक्ट्री में अलग खर्चा लग रहा है। मटेरियल कॉस्ट अलग लगेगा, लेबर कॉस्ट अलग लगेगा, पावर का बिल अलग तरीका से आएगा, सब कुछ अलग रहेगा। पर जब ये मेरा कंपनी, एक सिंगल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचेगा, तो अलग अलग सेलिंग प्राइस तो चार्ज नहीं कर सकता, एक ही चार्ज करना पड़ेगा। तो वहां पे इसको लगाना पड़ता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब मेरा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का प्री रिक्विजिट क्या है, हम लोग कब लगा पाएंगे, जब हर एक मेंबर ऑफ ट्रेड एसोसिएशन म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन के साथ अपना सारा इंफॉर्मेशन शेयर करे, बिना कोई डर के कि भाई मेरा सीक्रेसी कहीं लीक ना हो जाए, आराम से शेयर करे। तब उस केस में लार्ज स्केल सेक्टर में हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे, फुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे एसोसिएशन को, बिना कोई राइवलरी या जेलसी के इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। तब एक यूनिफॉर्म कॉस्ट और यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस निकाल के मार्केट में सारे कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। मेरा अगला क्या है, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फायदा क्या है, पहला बात, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टॉप मैनेजमेंट खुद काम नहीं करता, उसको डेलीगेट कर देता है। अगला, नीड फॉर द मैनेजमेंट, भले ही वो डेलीगेट कर दिया, पर पीरियोडिक मीटिंग में हर एक मैनेजर को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को कि भाई मैंने काम कैसे किया। यहां पे क्वांटिटी के अलावा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होता है, और इस तरीका से काम करते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा हो सके। मेरा तीसरा शॉर्ट नोट है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को अपना आउटपुट देगा, तो जिस प्राइस में देगा ऐसे कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। इसके लिए आइदर कॉस्ट अप्रोच होता है, या होता है कॉस्ट प्लस अप्रोच, प्रॉफिट ऐड करके, या मार्केट प्राइस, मार्केट भी जिस प्राइस में बेचता है उसमें बेचेगा, या नेगोशिएटेड प्राइसिंग, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अलग अलग तरीका से। तो मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, वो वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज का चार्ज किया जाएगा बिटवीन डिवीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विसेज जब एक सेलिंग डिपार्टमेंट बाइंग डिपार्टमेंट को देता है, तब इस केस में थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके देता है, उसे कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। तो जिस प्राइस में ट्रांसफर करने वाला है उसे कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत जरूरी है ताकि वो एग्जैक्ट मेजर करे हर डिवीजन का परफॉर्मेंस। ये मोटिवेट करेगा हर एक मैनेजर को अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि गोल कॉन्ग्रुएंस जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब हर डिवीजन भी मैक्सिमम कमाए, ओवरऑल कंपनी भी मैक्सिमम कमाए। अगला हमारा अगला है, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा था, मास्टर बजट। मेरा मास्टर बजट क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना अपना बजट बनाता है। परचेज वाले ने अपना बनाया, सेल वाले ने अपना बनाया, प्रोडक्शन ने अपना बनाया, एचआर ने अपना बनाया, कैपिटल वेटिंग वाले ने अपना बनाया, सेलिंग वाले ने अपना बनाया। अब एक बार ये हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन अपना बजट बनाया, बाद में ये भेजता है एक स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट को, जो ये क्या करता है, सारे के सारे बजट को एक साथ में कंपाइल करता है। अब ये जो बजट बन रहा है, इधर मंथली बन रहा है या क्वार्टरली बन रहा है, और एक बार बजट बन गया उसके बाद ये टॉप मैनेजमेंट को दिखाया जाएगा, और अगर टॉप मैनेजमेंट ने इस बजट को अप्रूव किया, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट को अपने अपने बजट को अचीव करना है। तो यहां पे करना क्या है, एग्रीगेट यानी जोड़ना है सारे छोटे छोटे बजट को, हर एक एरिया के बजट को।
अब ये जनरली करते हैं मंथली या क्वार्टरली या साल भर का। अब इसके बाद मेरा एक और मास्टर बजट बना, फिर एग्जैक्ट पता चलेगा भाई मेरे को कौन सा गोल अचीव करना है। अब इसके लिए मेरा मैनेजमेंट क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, भाई तुमको इस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और बाद में रिव्यू करेगा डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हुआ ना। सो वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 23। अब तुम लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट होगा। कंट्रोल एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत फंक्शन था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, असेट प्रोटेक्शन, ये सब। अब यहां पे खाली कंट्रोल के बारे में बोला है। कंट्रोल माने कुछ नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला स्टैंडर्ड सेट कर, बाद में एक्चुअल के साथ कंपेयर कर, वेरिएंस निकाल, एनालिसिस कर, और बाद में करेक्टिव एक्शन ले। तो एक्चुअल को प्लान्ड के साथ कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्या कारण था, एक्शन लेंगे। वेरी इजी। मेरा अगला है जीरो बेस्ड बजटिंग। अभी जस्ट कुछ देर पहले आया था जीरो बेस्ड बजटिंग क्या था। मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग ट्रेडिशनल बजट से अलग है। यहां पे हर साल नए सिरे से बजट बनता है, ओवर अगेन द बजट। अब इस तरह के बजट में मेरे को उस साल क्या अचीव करना है, और जो 4 स्टेप था जरूर लिखना। पहला था डिसीजन यूनिट, डिसीजन पैकेज, रैंकिंग करके अप्रूवल एंड फंडिंग कर दो। चलो हो गया। मेरा अगला है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग कर्व। अब मेरा लर्निंग कर्व के अंदर में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर जाता है। अब एक ही वर्कर बार बार सेम चीज बनाता है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टाइम कम लगेगा। पर अगर मान लो हम लोग लेबर ओरिएंटेड से कैपिटल ओरिएंटेड में चले जाए तो लर्निंग कर्व खत्म हो जाएगा। अगर बाई चांस जबरदस्त लेबर टर्नओवर रेट है, पुराने वर्कर सीखे छोड़ के चले गए, नए आए, नए सीखे छोड़ के चले गए, नए आए, तो एक ही वर्कर बार बार दिख रहे हो तो लर्निंग कर्व आएगा कहां से। तो लेबर टर्नओवर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अगला प्रोडक्शन करने का तरीका क्या है। अगर नया डिजाइन बना के वापस से नया बनाओ तो लर्निंग कर्व फेल हो जाएगा, या वर्कर लोग धरने पे, शटडाउन, लॉकआउट में बैठ गए तो कहां से सीखेंगे। मेरा अगला है लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। लिमिटेशन, पहले बात की थी प्री रिक्विजिट क्या क्या होना चाहिए, अब बात कर रहे हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या 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 कारण है जिससे हमारा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं हो पाएगा। अगला मेरा पहला देखो, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कब नहीं हो पाएगा, जब हर एक प्लांट अलग अलग रहे, अलग लोकेशन में, अलग टाइम हो गया। कोई 1 साल पुराना प्लांट है, कोई 25 साल पुराना प्लांट, तो ऑब्वियसली कॉस्ट तुम लोग कंपेयर नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे कंपनी के अंदर में बहुत मुश्किल है इस तरीका से कंपाइल करना, और ऐसा हुआ ना तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी हो जाएगा जो इवेंचुअली कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल रहेगा। ठीक, अब बस 2-3 क्वेश्चन और है। अब अगला है शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई इतना कहानी मत पढ़ना, जितना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़े थे सारा का सारा ज्ञान बांट देना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, स्ट्रैटेजी अब देखो क्या है। जहां पे हम लोग सारे कॉस्ट डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करने के लिए, अपना डिसीजन लेने के लिए। अब डिसीजन लेने के लिए इंटरनल कंपैरिजन भी करते हैं, कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर करते हैं, और बाद में जो एवोल्यूशन था पूरा बताए, और आज के जमाने में सब नया नया जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग आ गया वो लगाए। अब अगला है मेरा डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट एंड बजट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, क्या मेरे को लग रहा है होने वाला है, क्या लग रहा है। बजट का मतलब भाई तेरे को ये अचीव करना है। फोरकास्ट एंटिसिपेशन, बजट प्लान किए। फोरकास्ट कई सालों का हो सकता है कि अगले 25 साल में मेरे को लग रहा है कि एंड्रॉइड, मतलब जो अगले 25 साल में मेरे को लग रहा है कि कोई एक टेक्नोलॉजी में भयंकर चेंज आ जाएगा, जबकि बजट होता है शॉर्ट पीरियड का। फोरकास्ट में एक मोटा मोटी हवा में बात की है, हाँ ऐसा लग रहा है टेंटेटिव, जबकि बजट में एक प्रॉपर टारगेट सेट किया गया। फोरकास्ट का काम खत्म जब वो इवेंट अचीव हो जाए, पर भाई बजट तो नेवर एंडिंग है, लगातार चलता रहेगा। तो जैसे एग्जाम में ना ये चारों 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर का आया हुआ है, तो बस खाली 2 लाइन लिखना है। मेरा अगला लिमिटेशन ऑफ लर्निंग कर्व, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए थे लिमिटेशन ऑफ लर्निंग कर्व। ये मेरा खाली उस जगह होगा जो पहला बात सेम रेट माना गया है, जो चीज हो नहीं सकता। अगला ये खाली लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में रहता है, और अगला अगर बाई चांस कोई भी चेंज आता है प्रोसेस ऑफिस में तो मेरा फेल हो जाएगा। अगला मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो था ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं।
डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ना हुआ है, फर्स्ट पेज में पढ़े थे, तीसरा चौथा क्वेश्चन में वापस नहीं पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ लर्निंग कर्व क्या था, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये एक चीज को बार बार करो तो मेरा एवरेज टाइम पर यूनिट कम होता है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। इसके अलावा हमारा लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में अप्लाई करता है, एक्सपीरियंस बढ़ा, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब अगला, लिमिटेशन ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म मतलब जब एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करता है, तब उस केस में इसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। पर काफी बार ये हम लोग नहीं कर पाते, कारण क्या, जो सेंसिटिव डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो मिलेगा ही नहीं। और बहुत बार एक कंपनी का टॉप मैनेजमेंट अपने से ही पाकर खुश है, वो कंपेयर करके और अपने आप को गाली देकर इंप्रूव करना चाहेगा ही नहीं, वो सेटिस्फाइड है। प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, और कंपैरिजन के लिए डेटा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। इसका मतलब, मान लो शुरू में बजट बनाए 5000 यूनिट के लिए खर्चा क्या लगेगा, पर अगर असली में बनाए हैं 6000 यूनिट और मेरे को कंपेयर करना है, तो मेरे को स्टैंडर्ड को भी 6000 यूनिट पे कन्वर्ट करके कंपेयर करना चाहिए। पर ध्यान देना, यहां से यहां कन्वर्ट तो तब होगा जब कॉस्ट फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में पता रहे, तब फिक्स्ड वाले को सेम मानेंगे, वेरिएबल को बढ़ाएंगे, सेमी वेरिएबल को बांट के फिक्स सेम करके वेरिएबल बढ़ाएंगे। और बाई चांस हम लोग ने इस तरीका से क्लासिफिकेशन किया है, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट, यानी जब यूनिट चेंज हुआ बजट चेंज हो जाएगा। पर अगर हम लोग ने ऐसा सेग्रीगेशन नहीं किया, उसे कहते हैं फिक्स्ड बजट। ऑब्वियस सा बात है, ज्यादा यूजफुल रहेगा फ्लेक्सिबल बजट, ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, पर बेटर डिसीजन भी फ्लेक्सिबल बजट में लिया जाएगा। अब फिक्स बजट में यूनिट चेंज नहीं होता, यहां पे हम लोग वापस से रिकास्ट माने नंबर चेंज कर सकते हैं, तो चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। ये रिजिड है, ये रिजिड नहीं है। यहां फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल में नहीं बांटते, यहां पे प्रॉपर बांटते हैं। यहां पे करेक्ट पिक्चर नहीं प्रोवाइड करेगा, यहां पे करेक्ट पिक्चर प्रोवाइड करेगा। यहां पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, यहां पे कंपैरिजन हो सकता है। क्लियर है। चलो हमारा आखिरी क्वेश्चन, ब्रेक इवन एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, बजट मैनुअल पे शॉर्ट नोट। ब्रेक इवन, व्हाट इज ब्रेक इवन, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, पूरा का पूरा देखो, ये ब्रेक इवन है, ये वेरिएंस एनालिसिस है, और ये बजट मैनुअल है। ये तीनों मिलाकर आया था 4 मार्क का, तो एक नंबर या 1.5 1 मार्क, इस तरह से। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब मेरे को यहाँ पे वो नंबर ऑफ यूनिट या वो वैल्यू निकालना है जब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आए, और बीपी कब आता है, जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। तो पहले बीपी का डेफिनेशन लिखे, बाद में फॉर्मूला लिखे, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बाद में हम लोग चाहे तो ग्राफ बना के दिखाएंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या टोटल सेल, जहां पे इंटरसेक्ट किया वो क्या है, बीपी, उसके पहले लॉस, उसके बाद प्रॉफिट या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरीका से। मेरा वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, वेरिएंस निकालेंगे, और एक बार वेरिएंस आ गया उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे एग्जांपल, इन केस ऑफ मटेरियल वेरिएंस, क्वांटिटी की वजह से क्या था, रेट की वजह से क्या था। मेरा बजट मैनुअल का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किस तरीका से बजट बनना चाहिए। अब वेरिएंस में अगर कोई चीज मेरे लिए फेवर में आया वो फेवरेबल है, जो चीज मेरे लिए खराब हुआ वो एडवर्स है। स्टैंडर्ड एक्चुअल के बीच का डिफरेंस, वेरी इजी। अब अगला है मेरा डिफरेंस, स्टेट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये चारों आया था, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखो, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग नाम खुद बता रहे हैं, यहां पे ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कॉस्ट माना जाता है, फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इज पीरियड कॉस्ट, और यहां पे खाली वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट माना जाता है। और डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या, मेरा जो खर्चा एक प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली लगे, भले वो वेरिएबल हो या कोई फिक्स कॉस्ट, एक प्रोडक्ट के लिए लग रहा है, एक प्रोडक्ट के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है, मेरे को पता है, वो डायरेक्ट कॉस्टिंग है। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग में बोथ वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आता है, अगर डायरेक्टली रिलेट हो जाए भाई वो तो इसी प्रोडक्ट के लिए लगा था। डन। मेरा अगला है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
मत पढ़ना, कुछ देर पहले बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़कर आए थे, याद होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या था, जहां पे फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आता है, मार्जिनल खाली वेरिएबल आता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक अकाउंटेंट करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का होता है। मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों को मानते हैं, मत पढ़ना। अब मेरा पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, पीरियड कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट पे डिपेंड ना करे, समय पे डिपेंड लगे, जनरली फिक्स्ड कॉस्ट होता है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो हर एक यूनिट को बनाने में लगे, जनरली वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो पीरियड कॉस्ट एक पीरियड पे डिपेंड करता है, नॉट लिंक टू प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉस्ट एक प्रोडक्ट कितना बनाए उस पर डिपेंड करता है। मेरा अगला है वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ये एग्जैक्ट सेम बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट सेम, और ये रहा डायरेक्ट कॉस्ट। अब मेरा अगला है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, मत पढ़ना भाई, बहुत डिटेल में पढ़े यहां पे। फिक्स्ड वाले में यूनिट चेंज नहीं होता, फ्लेक्सिबल में यूनिट चेंज होता है। यहां फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल में बांटते हैं, यहां पे नहीं बांटते, यहां पर बांटते हैं। डिसीजन मेकिंग यहां नहीं हो सकता, यहां पर हो सकता है। ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये सस्ता में बन जाता है, ये सस्ता में नहीं बनता। तो ये था हमारा फिक्स्ड फ्लेक्सिबल का डिफरेंस, मत पढ़ना। मेरा अगला है सेल्स बजट एंड फोरकास्ट। बजट एंड फोरकास्ट का डिफरेंस कुछ देर पहले पढ़ के आए थे। बजट एंड फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या था, बस जो ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये रहा फोरकास्ट वर्सेस बजट। एंटिसिपेशन, जबकि बजट एक प्लान। फोरकास्ट लॉन्ग पीरियड के लिए था, जबकि बजट शॉर्ट पीरियड के लिए। फोरकास्ट तब खत्म होता है जब टारगेट अचीव हो जाए, जबकि मेरा बजट चलता रहता है। तो वापस से मत पढ़ना। मेरा अगला कैश बजट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश बजट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश बजट के अंदर में हम लोग एक बजट बनाते हैं कि अगले साल कितना कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आएगा, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग जनरली साल के एंड में बनाते हैं कितना कैश फ्लोज होगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगला जीरो बेस्ड बजटिंग, और पुराने जमाने का बजट पता है। जीरो बेस में हर चीज को हम लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो बेस, सारा एक्सपेंस नई तरीका से निकालते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बजट में प्रीवियस बजट को देखते हुए अगले साल का बजट बनाया जाता है। सिमिलरली जो मेरा अगला चार भी है वो भी पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कितना खर्चा लगना चाहिए। और जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है बस ऐसे ही फ्यूचर में क्या होगा, बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड होता है टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, और ये बस बेस्ड ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पे हम लोग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड निकालते हैं, अगले साल क्या होना चाहिए, कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ, वेरिएंस कितना आया। जबकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पास्ट में क्या हुआ उसके बेसिस पे निकालता है, और एक्चुअल के साथ कंपैरिजन नहीं होता। तो यहां पे कंपैरिजन होगा एक्चुअल के साथ, यहां पे नो कंपैरिजन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल में बहुत डिटेल में डिफरेंस पढ़े थे। स्टैंडर्ड आर और बजटेड आर क्या होता है। बजट का मतलब 10,000 यूनिट सोचे थे बनाएंगे, उसके लिए आर लगना चाहिए मान लो 20,000, दिस इज बजटेड आर। और एक्चुअल में 12,000 यूनिट बनाए, अगर लगा है 25,000 घंटा तो ये है एक्चुअल आर। अब ये 20,000 को 25,000 के साथ कंपेयर करना गलत है, क्योंकि ये 10,000 यूनिट का था, ये 12,000, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, कि भाई बजट को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 12,000 में क्या होता। तो भाई 20,000 लगना चाहिए था 10,000 में, तो 12,000 में क्या होना चाहिए 24,000। पता है इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आर। तो जब भी स्टैंडर्ड आर निकालते हैं हम लोग हमेशा निकालते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट, जबकि बजटेड आर निकालते हैं हमेशा निकालते हैं फॉर बजटेड या स्टैंडर्ड आउटपुट। डन। सो ये था हमारा सारा का सारा थ्योरी, जो हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में डिटेल में डिस्कस किया।